and welcome back to the channel. So we are here back with you after a very long break, of course. Yes, so I'm having a different thing for you, that is important questions for nursing competitive exams. Like, as I've previously posted a lot of videos explaining about the topic, so I just thought of doing something new, that I just thought to put some important questions for all of you, that is important from the point of view of the nursing competitive exams. So let's just start the question and how to answer them, and how to find the correct answers, or what are the topics we need to focus, or what are the points we need to focus for a question to answer. So let's just see what kind of questions come in your examinations and how to sort them easily. So let's start with the first question we are having. That is, when planning a discharge teaching for a young adult, the nurse should include the potential health problems कॉमन इन दिस एज ग्रुप. व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन दिस टीचिंग प्लान. ठीक है, सो लेट अस सी कि हमारे पास क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें क्या करना है, एक डिस्चार्ज प्लान करना है. आपको डिस्चार्ज टीचिंग प्लान करनी है. मतलब जब आप किसी को डिस्चार्ज करते हो पेशेंट को, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक चीज़ एडवाइस करते हैं, पेशेंट को टीचिंग करते हैं. ठीक है, हम उसको चीज़ें समझाते हैं. तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक यंग अडल्ट के लिए क्या करना है, एक डिस्चार्ज टीचिंग आपको प्लान करनी है, जिसमें आपको इंक्लूड क्या करना है, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉमन इन दिस एज ग्रुप. ठीक है, कि उसकी एज ग्रुप में, यानी यंग अडल्ट की एज ग्रुप में कॉमन पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है. ठीक है, तो इसमें वी आर हैविंग द ऑप्शंस. ठीक है, फर्स्ट इज किडनी डिसफंक्शन, सेकंड इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, थर्ड इज आई प्रॉब्लम सच एज ग्लोकोमा, एंड फोर्थ इज एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन. ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि आपके यंग अडल्ट्स में कौन सा एज ग्रुप आता है, मोर स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना. तो जब हमें नहीं पता होगा तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमें कौन सा बेसिकली उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी है. ठीक है, किस टॉपिक पे देनी है. तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि हमारे यंग अडल्ट में कौन कौन सा एज ग्रुप आता है. तो हमारे यंग अडल्ट में जो एज ग्रुप आता है दैट इज़ 20 to 40 ईयर्स. ठीक है, तो वो इंडिविजुअल आपका 20 to 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए. तो आपको उन्हें हेल्थ टीचिंग देनी है. ठीक है, तो मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यंग अडल्ट का एज ग्रुप क्या है. ठीक है, दैट इज़ 20 to 40 ईयर्स. तो अब हम इसके बेसिस पर अपने आंसर को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर हैविंग किडनी डिसफंक्शन. किडनी डिसफंक्शन मीन्स जब आपकी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है. ठीक है, तो किडनी डिसफंक्शनिंग क्या है, आपका कोई एक क्या नाम कहते हैं, स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप का नहीं है. ठीक है, बेसिकली क्या आपका आता है, ये आपके ओल्ड एज ग्रुप में आता है. ठीक है, क्योंकि एट अ वेरी यंग एज अगर कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है या कोई जेनेटिक कॉज नहीं है, तो यूजुअली डिजीजेस इतना ज़्यादा नहीं होती हैं जिसमें आपकी किडनी को डिसफंक्शनिंग करनी पड़े. ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओल्डर एज जो पेशेंट है आपको उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है. तो हमारा एज का क्राइटेरिया तो 20 to 40 ईयर्स है, बट ओल्ड एज आपकी कौन सी होगी, 40+ जो कॉमनली देखी जाती है. तो ये हमारे 20 to 40 के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है. तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन क्या है, आपका रॉन्ग ऑप्शन है. ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो आपकी डिजीज़ होती है, ये बेसिकली आपकी मिडिल एडल्टहुड में आती है. ठीक है, मिडिल एडल्टहुड आपका कौन सा होता है, जो आपका 40 to 50 ईयर्स के बीच में होता है. ठीक है, यानी 40+ ईयर्स. तो ये भी क्लियरली क्या कर रहा है, हमारे इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है. तो हमारा ये आंसर भी गलत है. ठीक है, तो अभी हमारा किडनी डिसफंक्शनिंग भी गलत हो गया, कार्डियोवास्कुलर भी गलत हो गया. ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्या बचता है, आई प्रॉब्लम्स. आई प्रॉब्लम सच एज ग्लोकोमा. ठीक है, तो जो ग्लोकोमा है आपकी बेसिकली वो ओल्डर एडल्ट्स में देखी जाती है. ठीक है, ओल्ड एज में देखी जाती है. तो अब ये क्या है, ओल्ड एज क्या है हमारी 20 to 40 से ज़्यादा की होगी ना. तो ये भी हमारा क्राइटेरिया सिंपली क्या कर रही है, मीट नहीं कर रही है. तो यहाँ पर भी हमारा ये जो ऑप्शन है दैट इज़ इनकरेक्ट. तो अब लास्ट क्या बचता है, एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन. सो एक्सीडेंट क्या है आपके, बहुत ज़्यादा क्या है, यंग अडल्टहुड में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, कॉमन एज इन, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जो आपका जजमेंट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, इमेच्योर होता है. ठीक है, तो आपका जो जजमेंट है वो कैसा है, इमेच्योर जजमेंट है. ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या, जब पुअर जजमेंट होगा, इमेच्योर, पुअर नहीं कह सकते, इमेच्योर जजमेंट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप चीज़ें क्या कर रहे हो, ढंग से आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो. और तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट ज़्यादा इम्पल्सिव होता है. ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो 20 to 40 ईयर्स के आपके लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं. इम्पल्सिव मतलब वो तुरंत ही एक्शन करना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्सीडेंट और उन कैटेगरीज में ज़्यादा फॉल होते हैं. तो हमें बेसिकली क्या हेल्थ एजुकेशन देनी किसी पेशेंट को रिगार्डिंग एक्सीडेंट एंड देयर
प्रिवेंशन की, वो एक्सीडेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, एंड आप अपने लेवल बेस्ट पे आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन. So let's just move to the another question we are having. So the next question we are having is, a nurse is leading a discussion in a senior citizen center about the risk factors for developing coronary heart disease. ठीक है, फॉर वुमेन वर्सेस मेन. वट शुड द नर्स रिस्पॉन्ड व्हेन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो एक नर्स है वो क्या कर रही है, एक डिस्कशन लीड कर रही है, ठीक है, कहाँ, एट सीनियर सिटीजन सेंटर पे, अबाउट द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की, जो आपके सीनियर सिटीजन से उनमें जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, फॉर वर्सेस मेन वर्सेस विमेन. ठीक है, कि मीन्स कि आपका जो विमेन है और मेन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को डेवलप करते हैं. ठीक है, तो व्हाट शुड द नर्स रिस्पॉन्ड. तो आपको जब मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो उस टाइम पे नर्स क्या रिएक्ट करेगी. ठीक है, सो वी आर हैविंग ऑप्शंस, ओबेसिटी, डायबिटीज़, एलिवेटेड सीआरपी लेवल्स एंड हाई लेवल्स ऑफ HDL-C. तो लेट्स जस्ट सी कि आपको क्या करना है. बेसिकली सीनियर सिटीजन सेंटर में एज अ नर्स आप क्या करो, डिस्कशन लीड करो, जिसमें आपको क्या बताना है, मेन वर्सेस मतलब फीमेल्स और मेल्स में क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ डेवलप करने वाले रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताना है. तो जब एक नर्स से ये पूछा गया है कि सबसे सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर यानी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है एक CHD को डेवलप करने का, तो वहाँ पर वो क्या जवाब देंगे. सो फर्स्ट हम आते हैं ओबेसिटी पे. ठीक है, ओबेसिटी क्या है, दोनों के लिए है. ठीक है, ओबेसिटी क्या है आपका, बोथ. ठीक है, बोथ यानी फीमेल एंड मेल, दोनों मेल एंड फीमेल के लिए क्या है आपका कॉमन फैक्टर है. ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, विमेन वर्सेस मेन. ठीक है, नेक्स्ट तो ये ओबेसिटी का ये तो बहुत कॉमन फैक्टर है. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फैक्टर नहीं है. सेकेंड थिंग इज डायबिटीज़. सो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ अगर आपके किसी पेशेंट को है, ठीक है, मतलब विमेन वर्सेस मैन हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फीमेल का कंसिडरेशन हम इसमें ज़्यादा लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्या है आपका, फीमेल्स में क्या होता है, ट्वाइस लेवल पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन. ठीक है, ट्वाइस एज़ कम्पेयर टू मैन. ठीक है, फीमेल्स में डायबिटीज़ आपका ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, डायबिटीज़ क्या करता है आपका, कार्डिक प्रोटेक्शन को कैंसिल करता है बेसिकली. ठीक है, कैंसल्स कार्डियक प्रोटेक्शन, आपका कार्डिक प्रोटेक्शन को क्या करता है, कैंसिल करता है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि फीमेल्स में क्या आता है, पोस्ट मेनोपॉज आता है. ठीक है, पोस्ट मेनोपॉज की वजह से क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया. और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका कार्डिक मतलब आपका कार्डिक प्रोटेक्शन कैंसिल हो जाएगा और फीमेल्स में क्या है, डायबिटीज़ ज़्यादा होंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज एलिवेटेड CRP लेवल्स. CRP मीन्स की सी रिएक्टिव प्रोटीन. ठीक है, तो अब हमारे पास एक फैक्टर आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो बेसिकली क्या करता है, आपका इन्फ्लामेटरी एक्शंस को शो करता है. ठीक है, इन्फ्लामेटरी एक्शन मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो ये उस कंडीशन में, तो ये आपका CRP लेवल ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, ये आपका इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शो कर रहा है, तो ये आपका क्या है, CHD का हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, लास्ट इज हाई लेवल्स ऑफ HDL-C. HDL-C में आपका मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल C. ठीक है, तो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल नहीं, जब आपका हाई लेवल पे नहीं होगा, जब ये लो लेवल पे होगा, क्योंकि जो आपके हाई डेंसिटी होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं. ठीक है, HDL नॉर्मली क्या है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो इसका हाई लेवल होना हमारी बॉडी को कोई भी लॉस प्रोवाइड नहीं कर रहा. जब ये लो होगा स्पेसिफिकली, तब आप कह सकते हो कि आपके पेशेंट में क्या है, CHD हो सकता है. ठीक है,
तो अभी तक हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स आए हैं, सबसे पहला आया ओबेसिटी, ओबेसिटी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये नॉर्मल लेवल पे होता है, तो ये ज़्यादा क्या होता है फीमेल्स में आपके डायबिटिक कंडीशन को डिटरमाइन नहीं करता है। सेकेंड आपका आता है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ अभी बताया था मैंने ट्वाइसली फीमेल को क्या करता है अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि फीमेल में पोस्ट मेनोपॉज आता है, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉज एक इफेक्ट आता है जिसमें आपका एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कार्डियक प्रोटेक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है डायबिटीज़ लीड करता है, ठीक है। तो थर्ड इज योर सीआरपी लेवल। सीआरपी लेवल में बेसिकली क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है जो आपका बेसिकली इन्फेक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारा डायबिटीज़ को कंसीडर नहीं करता है। एंड लास्ट इज हाई लेवल। हाई लेवल होगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी वर्क करेगी ना, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो गया, करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एलिवेटेड सीआरपी लेवल इन्फ्लामेशन शो कर रहा है। अब बचता है ओबेसिटी और डायबिटीज़। सो ओबेसिटी और डायबिटीज़ में से जो आपका आंसर है दैट इज डायबिटीज़, और ओबेसिटी आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि ये कॉमन है, तो ये आपको फीमेल को क्या कर रहा है ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब बेसिक लेवल पे वो दोनों को अफेक्ट करेगा। सो मेन जो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है दैट इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी बेसिकली क्या, जब फीमेल को मेनोपॉज होता है तो उसके बाद क्या फीमेल में एस्ट्रोजन बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है फीमेल्स में जो है आपका डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा आपका क्या इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डायबिटीज़। ओके, सो लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट question. So the next question is, a client who is taking rifampin or Rytadine tells the nurse my urine looks orange. What action should the nurse take? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है वो क्या टेक कर रहा है, रिफैम्पिन और रिफैम्पिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट ने बोला कि जो मेरी यूरिन है दैट लुक्स ऑरेंज इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर नर्स को कौन से एक एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला चीज़ क्या है आपका, दैट इज़ हम लास्ट के ऑप्शन से चेक करना शुरू करते हैं, लाइक आस्क व्हाट फूड्स वर ईटन, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पूछनी है पेशेंट से कि हमने क्या खाना खाया है, ठीक है। अब देखो ये तो मेडिकेशन है, ठीक है। अब मेडिकेशन तो फूड है नहीं ना, मेडिकेशन इज़ नॉट फूड, तो यहाँ पर क्या है आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी इररेलेवेंट है, आपको इसकी कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या मेडिकेशन कोई फूड नहीं है जो आपका क्या नाम करता है किसी भी यूरिन को डिस्कलर करने का वो काम करेगा, ठीक है। तो फूड से मेडिसिन का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्टली क्या है, इट इज़ इनकरेक्ट। बेसिकली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो ऑप्शन है गलत है। क्यों? क्योंकि मेडिकेशन जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है, आपका फूड रिस्पॉन्सिबल नहीं है यूरिन कलर के लिए, तो आपको फूड के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इरेलीवेंट है। सेकंड इज स्ट्रेन द यूरिन फॉर स्टोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आप कब करोगे, स्टोन्स क्या हम कब देखेंगे, हम जब हम रीनल कैलकुलाई देख रहे हैं, ठीक है। और अब अभी हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, रिफैम्पिन टेक कर रहा है। रिफैम्पिन हम बेसिकली कब देते हैं, जब हमारे पेशेंट को टीबी की कोई डिजीज़ होती है, ठीक है, जब टीबी की कोई डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में स्टोन का क्या है कोई भी रिलेशन नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्टली सीन कि ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज चेक द लीवर एंजाइम्स। अब हम लीवर एंजाइम क्यों देखेंगे, ठीक है, हम लीवर एंजाइम किस कंडीशन में देखेंगे, जब हमें हेपेटाइटिस हो, ठीक है। और हेपेटाइटिस की कंडीशन में ही हम लीवर एंजाइम को चेक कर रहे हैं जिसका टीबी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्लियरली दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। तो अब हमारे पास बचता है एक्सप्लेन दिस इज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो आपका रिफैम्पिन होता है दैट इज़ नेचुरल फिनोमिना कि जब भी उसका डाइजेशन होगा तो वो क्या करेगा, ऑरेंज कलर को क्या है आपका क्या करेगा, डिपार्ट करेगा, ठीक है। ये आपका कहाँ कहाँ कलर आएगा, ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा स्वेट में, ठीक है, यूरिन में एंड टीयर्स में। तो ये क्या करता है, दैट इज़ नॉर्मल फिनोमेना कि यहाँ पर वो क्या करता है कलर को इम्पार्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फूड हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमने मेडिसिन के बारे में बात की, क्योंकि हमने मेडिसिन दी है तो उसका खाने से तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्टली आपका गलत हो गया। सेकंड थिंग स्ट्रेन द यूरिन फॉर स्टोन्स, हम स्टोन्स के लिए चेक करेंगे, तो ये तो हमारे रिफैम्पिन और स्टोन्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिफैम्पिन हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हम बेसिकली दी जाती है, तो वहाँ पर स्टोन का कोई लेना देना नहीं है, रीनल कैलकुलाई करें हम करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम्स को हम किस कंडीशन में देखेंगे, जब हेपेटाइटिस की कंडीशन होगी जो कि रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज क्लियरली इनकरेक्ट। तो बात क्या बचती है कि आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि ये आपका क्या है, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि जो रिफैम्पिन है इट नेचुरली इम्पार्ट्स द ऑरेंज कलर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, a nurse identifies that the client understand information about vitamin K when the client states vitamin K is. ठीक है, तो अब एक नर्स क्या कर रही है, बेसिकली एक पेशेंट को क्या बता रही है,
विटामिन के बारे में बता रही है, ठीक है। तो अब वो ये चीज़ को कैसे समझेगी कि क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है, जब क्लाइंट कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा आपको, एक स्टेटमेंट देगा क्लाइंट की मुझे चीज़ समझ में आ गई, तो आप जब बैक पूछते हो कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लाइंट ने बोला कि विटामिन के इज़ मल्टीपल स्टेटमेंट्स है। अब आपको इसमें से एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जिससे आपको ये समझ में आएगा, मतलब बेसिकली एक नर्स को ये पता चलेगा कि आपका जो पेशेंट है वो विटामिन के बारे में प्रॉपरली जान चुका है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ फूड, सो देर इज़ नो डेंजर ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला कि विटामिन के इज़ फाउंड इन, मतलब जब का विटामिन के है वो वैरायटी ऑफ फूड्स में आपको मिलता है, तो कोई डेंजर ही नहीं है उसकी डेफिशिएंसी का, ठीक है। सो क्लियरली एक बात आपको पता होनी चाहिए विटामिन के बारे में कि विटामिन के आपका क्या है, स्पेसिफिक फूड्स में मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिक फूड मटेरियल में आपको विटामिन के मिलता है, आपको हर एक फूड मटेरियल से विटामिन के नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको जब वो सबसे नहीं मिल रहा है तो क्या है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, होती है ना बॉडी में, क्योंकि वो सारे फूड आइटम से नहीं मिलता है। सो क्लियरली इट इज़ द रॉन्ग वन, कि पेशेंट अगर ये चीज़ बोलेगा कि अब बहुत वैरायटी ऑफ फूड से उनको मिल रहा है, कोई डेफिशिएंसी का डेंजर नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि क्योंकि आपका वैरायटी ऑफ फूड से विटामिन के नहीं मिलता है, आपकी वैरायटी के बदले स्पेसिफिक आपके क्या है फूड मटेरियल से आपको विटामिन के प्रोवाइड होता है, ठीक है। आपका सेकेंड ऑप्शन क्या है, दैट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब्ड विदाउट असिस्टेंस, सो एवरीथिंग ईटन इज एब्जॉर्ब, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, विटामिन के जो होता है वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। ईजिली नॉट एब्जॉर्ब्ड, विटामिन के इज़ ईजिली नॉट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन के ईजिली एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एक आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको क्या चाहिए, बाइल सॉल्ट्स चाहिए, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स चाहिए बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट असिस्टेंस नहीं हो रहा, उसको असिस्टेंस चाहिए, असिस्टेंस किसकी चाहिए, बाइल सॉल्ट्स की। तो जब तक बाइल सॉल्ट्स नहीं होंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन क्लियरली रॉन्ग सुनाई दे रहा है, रॉन्ग ही है। क्यों, क्योंकि विटामिन के को बाइल सॉल्ट चाहिए, अगर बाइल सॉल्ट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विदाउट असिस्टेंस आप कुछ भी एब्जॉर्ब करो तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आपका थर्ड स्टेटमेंट है, रेयरली फाउंड इन डाइटरी फूड्स, सो अ नेचुरल डेफिशिएंसी कैन ईजिली ऑकर, ठीक है। तो इसमें उसने बोला कि डाइटरी फूड्स में तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या है, आप इसको डाइटरी फूड से तो नहीं ले सकते हो, बट ऐसा भी नहीं कि रेयरली नहीं होता, ये आपकी बॉडी में क्या होता है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। नेचुरली प्रोडक्शन होता है इसका आपकी बॉडी में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी, नेचुरल डेफिशिएंसी इजीली नहीं होती है। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में इसका नेचुरल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आपको डाइटरी फूड से रेयरली मिलता है, ठीक हो गया, ये दैट इज़ करेक्ट, बट नेचुरल डेफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि आपकी बॉडी में ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। सो एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो दिस आंसर इज़ क्लियरली रॉन्ग, क्योंकि डाइटरी फूड्स में कम मिल रहा है बट नेचुरल डेफिशिएंसीज की नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो अब आपकी लास्ट स्टेटमेंट बचती है, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट्स बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, सो मेटाबॉलिक नीड्स आर मेट, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी बताया कि ये आपकी बॉडी में क्या है, नेचुरली इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और नेचुरली जो इसका प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक नीड्स को मीट करता है, मतलब नेचुरल डेफिशिएंसी नहीं होती है। सो करेक्टली दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विटामिन के है वो आपका क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। सो इसमें करेक्ट आंसर इज़ फोर्थ, कि आपका जो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू आपकी बॉडी में सफिशिएंटली क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल नीड्स क्या हो रही है, फुलफिल हो रही हैं। So let's just see the another question. So the another question we are having is, a client with high cholesterol level says to the nurse, why can't a doctor just give me a medication to eliminate all the cholesterol in my body so it isn't a problem? Which factor related to why cholesterol is important in human body should the nurse include in the response to client's question? सो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का पेशेंट है आपके पास, ठीक है। उसने ये बोला नर्स को कि डॉक्टर मुझे सिर्फ एक ही ऐसी मेडिकेशन क्यों नहीं देते जो मेरा सारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकाल दे, तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है।
तो ये एक पेशेंट का जनरल क्वेश्चन है एक नर्स से कि एक डॉक्टर मुझे एक ऐसी मेडिकेशन क्यों नहीं देते हैं जिससे मेरी बॉडी में से सारा कोलेस्ट्रॉल एक बार में ख़त्म हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट होता है, और नर्स को यही चीज़ क्लाइंट को बतानी है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन आया है बाय अ पेशेंट कि एक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, इट मीन्स कि पेशेंट आपका क्या होगा, ओबीज़ होगा। ठीक है, तो एक ओबीज़ पेशेंट क्या कर रहा है, आपको एक क्वेश्चन पुट कर रहा है कि डॉक्टर मुझे एक बार में से कोई मेडिसिन क्यों नहीं देते जो मेरी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को एक बार में ही क्या करे, रिमूव कर दे, सारा हटा दे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है और जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्स जब उसको रिस्पॉन्स करेगी तो आप नर्स को वो चीज़ बतानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो वी आर हैविंग ऑप्शंस ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग क्या है आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से। कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम फैट। बेसिकली कहाँ से आ रहा है, फैट से ही तो आ रहा है ना। तो ये चीज़ हमारे आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ है ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग में फ़ैट का कोई रोल नहीं होता है, दैट वी ऑल नो। ब्लड क्लॉटिंग में रोल किसका है, विटामिन के का। सो यहाँ पर क्या है आपका, विटामिन के की प्रेजेंस में आपका ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को हम एकदम शैटर डाउन कर देंगे तो ये तो अफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्लियरली रॉन्ग है। सेकेंड थिंग इज बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन में फैट का कोई रोल होता है नहीं। बोन फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, कैल्शियम एंड पोटेशियम का। ठीक है, तो कैल्शियम एंड पोटेशियम का रोल है, तो इसमें फैट का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में से एकदम से फैट खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बोन फॉर्मेशन की कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस आंसर इज करेक्टली इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारा क्या हेल्प करता है, प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो अपने आप में इंडिविजुअल क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, इंडिविजुअल एक न्यूट्रिएंट है, वो फैट पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑप्शन आपका क्लियरली रॉन्ग है। अब आपका लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज सेलुलर मेम्ब्रेन्स। तो सर दैट वी ऑल नो, जो आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन्स होती है वो फैट से बनी हुई होती है। ठीक है, फैट की बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल हम एकदम से डाउन कर देंगे, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, अप टू एंड कर देंगे अगर हम किस चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, तो यहाँ पर क्या आपकी बॉडी में क्या होगा, फैट जो होगा वो क्या होगा, एज अ रिजल्ट फैट डिक्रीज़ हो जाएगा। अब फैट डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फैट है वो बेसिकली कहाँ वर्क कर रहा है, आपका सेलुलर मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करने में। तो आपके सेलुलर मेम्ब्रेन्स फॉर्म नहीं होंगी। अब जब आपका सेलुलर मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होगा तो आपकी बॉडी की सेल्स हेल्दी नहीं होंगी, हेल्दीली फंक्शन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, पेशेंट को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है आती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इज सेलुलर मेम्ब्रेन। कि सिर्फ सेलुलर मेम्ब्रेन में फ़ैट की इंपॉर्टेंस होती है, तो वहाँ पर अगर हम उसे एकदम से एंड कर देते हैं तो आपके सेलुलर मेम्ब्रेन्स फॉर्म नहीं होंगी, आपका सेल वॉल अच्छे से नहीं बनेगा, और क्या होगा, आपकी बॉडी फंक्शनिंग टोटली अल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या बतानी है कि आपका जो फैट है वो क्या करता है, सेलुलर मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, सो क्लियरली रॉन्ग। ठीक है, बोन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कैल्शियम पोटेशियम, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, फैट का कोई रोल नहीं है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बचा क्या, सेलुलर मेम्ब्रेन, और सेलुलर मेम्ब्रेन्स हमें पता है ऑलरेडी कि वो फैट की बनी हुई होती है, फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स जस्ट सी द अनदर क्वेश्चन वी आर हैविंग. So the question is, a client describes abdominal discomfort following ingestion of milk. ठीक है, तो एक क्लाइंट आपको क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैं मिल्क का इंटेक करता हूँ वैसे ही क्या होता है, मुझे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट ने, पेशेंट जो है आपका, उसने आपको बोला कि मैं ना जैसे ही मिल्क लेता हूँ, जैसे ही मैं दूध पीता हूँ, वैसे ही मुझे ना डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि एक जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दूध के बाद क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अमाइलेज, लास्ट स्टार्ट करते हैं। सो अमाइलेज आपका क्या करता है, स्टार्च का
ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन हेल्प करने में हेल्प करता है। तो स्टार्च क्या है आपका, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है आपका, हमारे इसमें मेन चीज़ क्या है, डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मिल्क शुगर का हम बेसिकली डाइजेशन कर रहे हैं। तो आपका क्या है, माइलेज किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, जो कि मिल्क शुगर क्या है, नहीं है। माइलेज जो कर रहा है स्टार्च का ब्रेकडाउन, तो स्टार्च आपका क्या है, ग्लूकोज है, वो मिल्क शुगर नहीं है, ठीक है। सो दैट इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज माल्टेज। माल्टेज हम कहाँ यूज़ करते हैं, माल्टोज का डाइजेशन करने के लिए। तो माल्टोज हमारा क्या है, शुगर है, वो मिल्क शुगर नहीं है, ठीक है। तो माल्टोज भी, माल्टोज के ब्रेकडाउन के लिए आप यूज़ कर रहे हो किसका, माल्टेज का, जो कि आपका क्या है, मिल्क एंजाइम या मिल्क शुगर नहीं है। सो दिस आंसर इज रॉन्ग। थर्ड आता है सुक्रेज। सुक्रेज का हम कहाँ यूज़ करते हैं, सुक्रोज का डाइजेशन करने में। तो ये सब हमारा कहाँ से हमें मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, नॉर्मल ग्लूकोज से, ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके डाइजेशन के लिए हमें सुक्रेज चाहिए। तो सुक्रेज भी आपका मिल्क शुगर नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट आंसर बचता है दैट इज़ लैक्टेज। हमें पता है कि मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। मिल्क शुगर मीन्स, आपको जो मिल्क शुगर की बात चल रही है तब से वो क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए क्या चाहिए हमें, लैक्टेज चाहिए। तो लैक्टेज कहाँ, मतलब जो लैक्टेज डाइजेस्ट करेगा वो करेगा किसको, लैक्टोज को। और लैक्टोज कहाँ से आता है, मिल्क से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो लैक्टोज है बेसिकली कि वो क्या है आपका मिल्क शुगर है, तो उसके डाइजेशन के लिए आपको लैक्टेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी लैक्टेज एंजाइम क्या होगा, कम होगा, तो आपका क्या होगा, मिल्क शुगर का डाइजेशन कम हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को बोला जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी क्या करती है, जैसे ही आप मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट में कुछ भी आ सकता है आपका, आपने आइसक्रीम लिया या फिर आपने पनीर लिया, ठीक है, या फिर आपने चीज़ लिया, तो ये सब क्या बना हुआ है, ये सब किससे बना हुआ है, ये सब बना हुआ है आपका मिल्क से। तो अब जब ये सब मिल्क से बना हुआ है तो मिल्क, इस सब में क्या होगा आपका, लैक्टोज प्रेजेंट होगा। और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, लैक्टेज चाहिए। तो अब आपकी बॉडी में जब इसी की डेफिशिएंसी होगी तो तभी क्या होगा आपका, लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर इज लैक्टेज। क्योंकि अमाइलेज किसको कर रहा है, स्टार्च को कर रहा है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मिल्क शुगर तो नहीं है। माल्टेज माल्टोज को कर रहा है, माल्टोज भी आपका क्या है, मिल्क शुगर नहीं है। सुक्रेज सुक्रोज को कर रहा है, जो कि आपका मिल्क शुगर नहीं है। तो बचा क्या, लैक्टेज। लैक्टेज किसको कर रहा है, लैक्टोज को कर रहा है, और लैक्टोज क्या है आपका, मिल्क शुगर है। सो द करेक्ट आंसर इज लैक्टेज। सो लेट्स जस्ट सी द अनदर क्वेश्चन. So the another question is, a client with gastroesophageal reflux disease reports having difficulty sleeping at night. What should the nurse instruct the client to do? So यहाँ पर जो हमारा client है that is of gastroesophageal reflux, जिसको हम short form में क्या बोलते हैं, GERD. So GERD आपका क्या करता है, GERD की कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपके स्टमक के जो इसोफेजियल आपके स्पिंचर्स होते हैं, ठीक है, इसोफेजियल स्पिंचर्स जो आपके होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो आपका स्टमक का एसिड कंटेंट आता है, स्टमक का एसिड कंटेंट है, ठीक है, वो आपका कहाँ आता है, बैक टू द माउथ, ठीक है। तो वो आपका क्या करता है, माउथ में वापस आता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है GERD, ठीक है। तो अभी आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको GERD की कंडीशन है। तो उसने बोला कि ना वो रात को ढंग से सो नहीं पाता है। तो यहाँ पर नर्स को क्या बोलना है क्लाइंट को, कि उसे ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से क्या है, वो रात को अच्छे से सो पाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट आंसर इज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर रिटायरिंग। रिटायरिंग मीन्स स्लीपिंग यहाँ पे, ठीक है, कि जब आप सोने जा रहे हो तो आप एक ग्लास मिल्क पी लो। अब देखो, जितना ज़्यादा हमारे स्टमक में कंटेंट होगा, ठीक है, जो हमारे कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका जो बैक फ्लो होगा, ये वाली जो प्रोसेस है ना, स्टमक एसिड जो वापस आ रहा है, ये बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि हमारे स्टमक की एनाटमी क्या है, यहाँ पर हमारा ये ऐसे करके हमारा क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ईसोफेजियल स्पिंचर है, ठीक है। तो अब जब आपका स्टमक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ क्या होगा, ये स्पिंचर ऑलरेडी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कंटेंट ईजिली बैकफ्लो हो जाएगा। तो आपको अपने स्टमक को क्या करना है, कम, उसको हाफ फिल रखना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप मिल्क का ग्लास दोगे सोने से पहले तो वो क्या करेगा, स्टमक कंटेंट फुल कर देगा, जिसकी वजह से उसका बैक फ्लो होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली पेशेंट को क्या है, सोने से पहले पेट को नहीं भरना है। तो ये आंसर आपका करेक्ट
नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है आपका, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक्स, ठीक है। तो सेकंड थिंग है कि आपको क्या करना है, जो हेड ऑफ द बेड है उसको क्या करना है, ब्लॉक्स पे उसको एलिवेट करना है। एलिवेट करने का मतलब पेशेंट अगर ऐसे सो रहा है तो आपको क्या करना है, उसको एलिवेट करके ऐसे कर देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टॉर्सो है, यहाँ पे आपके अपर बॉडी आएगी, लोअर बॉडी आएगी, तो यहाँ पर आपका टॉर्सो जो है, ठीक है, टॉर्सो आपका क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो टॉर्सो एलिवेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका स्पिंचर है वो कुछ ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल ऐसी पोजीशन में था, तो ऐसे आना तो इजी था, अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम डाइट। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको क्या करना है, इसमें उस पेशेंट ने बोला कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है आपको उसको डाइट से हटा देना है, ठीक है, बट इससे हमारे एसिडिक कंटेंट को क्या है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप कम भी कर दोगे कार्बोहाइड्रेट डाइट से तो इससे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली हमारे स्टमक कंटेंट को, एसिड प्रोडक्शन को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट बचता है टेक एंटासिड सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसमें आपको बोला है, नर्स आपको बोल रही है कि आपको एंटासिड लेना है सच एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखो एंटासिड का जो एक्शन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, पहली चीज़, ठीक है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग एक्शन। अब जब उसका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कि पेशेंट को क्या है, एक फुल स्लीप हो सके, ठीक है, मतलब पेशेंट का एक फुल्ली साउंड स्लीप ले सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो एंटासिड की बात हुई कि एंटासिड आपका लॉन्ग एक्शन नहीं होता है उनका, और पेशेंट क्या होता है, ईजिली नहीं सो सकता है, मतलब पूरी रात अच्छे से नहीं सो सकता है। सेकेंड थिंग इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एंटासिड के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप रिकमेंड नहीं करते हो एज अ एंटासिड, तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। एलिवेट करने की वजह से क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि एनाटमी ऐसी है, नॉर्मल एनाटमी आपकी कैसी है, ऐसी है, तो यहाँ से स्टमक कंटेंट इजीली जा रहा है। अब जैसे ही मैं टॉर्सो को बढ़ा दूंगी तो आपका जो ये होगा, ये स्टमक कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टमक कंटेंट है आपका वो यहाँ आ जाएगा, तो वो यहाँ से ईजिली क्या है, बाहर नहीं आ सकता। तो जैसे ही आपने टॉर्सो ऊपर करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, पेशेंट का हेड एलिवेट हो जाएगा, ईसोफेजियल थोड़ी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होने की वजह से क्या है, वो जो स्टमक कंटेंट से क्या होगा, वो ईजिली बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर कि आपको पेशेंट का हेड क्या करना है, एलिवेट कर देना है। सेमी फाउलर पेशेंट, मतलब सेमी फाउलर पोजीशन आपको पेशेंट को क्या करनी है, बेसिकली प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का इसोफेजियल जो आपकी स्पिंचर है वो क्या होगा, इजीली ओपन नहीं होंगे, उन पर प्रेशर पड़ेगा और वो डाउनवर्डली क्या होंगे, क्लोज रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट क्या है, इजीली पूरी रात भर सो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक्स. So let's see the another question. So the another question is, the client is admitted to the hospital with the diagnosis of alcohol withdrawal symptom, ठीक है। What body organ should the nurse teach the client will be protected by the ingestion of high calorie diet fortified with vitamins, ठीक है। तो आपका एक क्लाइंट आया है जिसका डायग्नोसिस क्या है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम उसका डायग्नोसिस है, तो आपको क्या है, एज अ नर्स क्या करना है, आपको उसको टीच करना है कि कौन सा ऐसा बॉडी ऑर्गन है वो आपका प्रोटेक्ट होगा जब आप क्या करोगे, हाई कैलोरी डाइट लोगे विद वाइटामिन्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अल्कोहल विड्रॉल वाला पेशेंट आपके पास आया, तो आपने पेशेंट को बोला कि एक हाई कैलोरी डाइट आपको लेनी है वाइटामिन्स के साथ, तो इससे बेसिकली क्या होगा, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो प्रोटेक्ट होगा, जो पेशेंट को क्या करेगा, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स से थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी, फर्स्ट ऑप्शन इज एड्रेनल्स, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड जो है आपका वो क्या कर रहा है, अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन में वर्क नहीं करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में अल्कोहल आता है, उसके बाद क्या होता है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, वो बॉडी में क्या कर रहा है, इफेक्ट्स को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन उसका मेन प्रोसेस है, तो डिटॉक्सिफिकेशन आपका एड्रेनल ग्लैंड नहीं करता है। एड्रेनल ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जब वो प्रोवाइड करेगा आपका, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके
अल्कोहल का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस में एड्रिनल ग्लैंड काम करता है, तो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या कर रहा है आपका? इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है, और लाइपेज सिक्रीट करता है। तो इसका क्लियरली कोई लेना देना नहीं है अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन से, क्योंकि ये सिर्फ ग्लूकोज और फैट पे वर्क कर रहा है, तो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। थर्ड आपका बचता है हार्ट। हार्ट क्या करता है? पंप करता है क्या? ब्लड। तो जब वो ब्लड पंप कर रहा है तो उसका अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। तो लास्ट बचता है लिवर। सो येस, लिवर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिवर इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है और उसका डाइजेशन भी होता है, ठीक है। सो जो अब भी आपके पेशेंट होते हैं जो अल्कोहलिज्म में होते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उनमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम मिलती है दैट इज़ फैटी लीवर, ठीक है। जो अल्कोहलिक आपके पेशेंट्स होते हैं सबसे कॉमनली उनमें क्या मिलता है? फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों? क्योंकि आप अल्कोहल ले रहे हो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो उसके जो टॉक्सिन्स है वो आपके लीवर में होते हैं, ठीक है। तो वो लीवर में रह के लीवर को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, ठीक है, डैमेज लीवर। तो जब वो लीवर को डैमेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डिटॉक्सिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है आपको? पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी है विटामिन के साथ, जो बेसिकली क्या करेगा? लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, और लीवर ही क्या करता है? अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन एंड डाइजेशन करता है, ठीक है। तो बात अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम की आई थी, तो पेशेंट अल्कोहलिक होना चाहिए ना, अल्कोहलिज्म में इंडल्ज होगा, तो हमको कौन सा बॉडी ऑर्गन प्रोटेक्ट करना है? दैट इज लिवर। So let's see the another question we are having. So the question is, a client with a diagnosis of Parkinson disease asked the nurse, why do I drool so much, which is the best response, ठीक है। सो आपके पास एक क्लाइंट आया जिसका बेसिक डायग्नोसिस क्या है? पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। वो आपके नर्स को पूछ रहा है कि ड्रूल क्यों करता हूँ मैं, ठीक है। पार्किंसन जो डिजीज़ है उसमें बेसिक थिंग इज ड्रूलिंग, ठीक है। ड्रूलिंग मतलब होता है जब पेशेंट क्या करता है? कॉन्टिन्यूस सेलाइवेशन करता है, ठीक है, कॉन्टिन्यू सेलाइवेशन फ्रॉम माउथ एंड इट कम्स आउट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। इसमें बेसिकली ड्रूलिंग मतलब क्या होता है? जब सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? वो कंटिन्यूसली बाहर गिर रहा है, ठीक है, जो आपकी, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी पार्किंसन में ये जो ड्रूलिंग है सबसे कॉमन आपका हॉलमार्क साइन है कि पेशेंट ड्रूल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है जो नर्स के लिए बहुत बेस्ट होगा जब वो पेशेंट को बताएगी, ठीक है, कि अगर पेशेंट ने पूछा कि मुझे क्यों इतनी ड्रूलिंग होती, तो यहाँ पे नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स क्या शो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्स है दैट इज़ वी डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स, ठीक है। तो हम तो ये रिस्पॉन्स ऑलरेडी आपको सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि आपने पूछा कि मुझे क्यों ड्रूलिंग हो रही है, नर्स ने बोला मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। सो दैट इज़ क्लियरली अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये आपका एक रॉन्ग एटीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि आप ये एटीट्यूड कभी शो नहीं करोगे पेशेंट को कि हमें नहीं पता कि आपको ड्रूलिंग क्यों हो रही है, ठीक है। सो ये आपका क्लियरली इरेलेवेंट आंसर है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है? पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड थिंग क्या है? देयर इज़ अ पैरालिसिस ऑफ थ्रॉट मसल्स, ठीक है। तो आपकी नर्स ने बोला कि क्या है? आपका पैरालिसिस है थ्रॉट मसल्स का, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है? कोई भी पैरालिसिस नहीं होता है, ठीक है, ना ही इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन, नो लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। तो हमारा जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें क्लियरली कोई भी पैरालिसिस या लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग आंसर है, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ यू हैव अ लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। तो आपकी नर्स ने बोला कि आपका क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट का लॉस होता है, ठीक है। सो दिस इज़, यहाँ पर क्या होता है कि इस डिजीज़ में आपका क्या होता है? ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पेशेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पेशेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट जब वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो कंटिन्यूसली ड्रूल करेगा, वो अपने क्या है? सलाइवा को क्या है? सलाइवा प्रोडक्शन को कम भी नहीं कर सकता, और उसको क्या है? अंदर माउथ के बार बार स्वेलो भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्वेलोइंग इज़ अ वॉलेंट्री मूवमेंट,
ठीक है। तो जो वॉलंटरी मूवमेंट जब हमने छोड़ दिया है, वॉलंटरी मूवमेंट आपके नहीं हो पा रहे, आपके इनवॉलंटरी मूवमेंट नहीं हो रहे, तो क्या होगा, कंटिन्यूस उसकी वजह से ड्रूलिंग होती रहती है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज मसल रिजिडिटी प्रिवेंट्स नॉर्मल स्वेलोइंग। ठीक है। तो जो आपकी मसल रिजिडिटी हो रही है वो क्या कर रही है, आपकी नॉर्मल स्वेलिंग को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मस्कुलर रिजिडिटी होती है, ठीक है, देखो मस्कुलर रिजिडिटी आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसमें, पार्किंसन डिजीज़ में, दैट इज़ कॉमन। ठीक है, दैट इज़ नाइस, वी नो कि मसल रिजिडिटी तो होती है। ठीक है, बट मसल रिजिडिटी नॉर्मल स्वेलोइंग को क्या कर रही है, प्रिवेंट नहीं करती, क्योंकि वो मसल रिजिड होने का मतलब ये नहीं कि आप स्वेलोइंग नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट आंसर, करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, कि आपकी जो इन्वॉलंटरी मूवमेंट का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपनी ड्रूलिंग को क्या है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। सो दैट इज़ क्लियरली द राइट आंसर। ठीक है। अगर आपने पेशेंट को बोला कि मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, तो ये आपका रॉन्ग एटीट्यूड शो कर रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ थ्रॉट मसल्स केस। बोला कि आपके पैरालिसिस हो रहा है थ्रॉट मसल्स का, तो ये ऐसा कोई भी पैरालिसिस और लॉस ऑफ सेंसेशन कभी भी हमें पार्किंसन डिजीज़ में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। फिर ये बोला कि मसल रिजिडिटी प्रिवेंट कर रही है, तो मसल रिजिडिटी होती है, बट इससे आपकी नॉर्मल स्वॉलोइंग प्रिवेंट नहीं होती है। ठीक है। आपको डिफ़िकल्टी होगी स्वॉलोइंग में। ठीक है। डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग कब होगी, जब आपका मसल रिजिडिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल स्वैलोइंग प्रिवेंट नहीं हो रही है, वो बस क्या हो रही है, डिफ़िकल्ट हो रही है थोड़ा। ठीक है, उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, बट ये कोई ड्रूलिंग का कॉज नहीं है। तो हमारे पास एक मेन रीज़न बनता है क्या, कि आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का लॉस होता है। ठीक है। इसमें आपका क्या, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, पेशेंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग कॉज होती है। ठीक है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. So hope you guys got the message from this video and you were able to understand the topics and the concepts, and I just hope कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी and you guys were able टू, कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चन में से आंसर को, आपको कौन से की पॉइंट को उठाना है, किसको समझना है, कहाँ पर आपको सोचना है। ठीक है। सो अगर आपको कोई भी ऐसे कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो में, ऐसा कुछ भी पॉइंट आपको लग रहा हो कि आई सेड इट रॉन्ग, या फिर वो थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो रहा, मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. So thank you guys for watching, and do subscribe and like the channel and share it more. Thanks guys, thank you so much.